हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ टीचिंग टॉक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट के जो डे 2 है, यहाँ पे डे 2 कर दूंगा, ठीक है, थंबनेल में। इसके पहले हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट्स देख लिए थे। आज हम लोग पीएच स्केल देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग जो है थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू सवाल लगाएंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे ये दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम पीएच स्केल क्या है और पी मतलब क्या होता है, एच मतलब क्या होता है। पी जो है दोस्तों, एक प्रोटोंज शब्द होता है, प्रोटेंज। ये एक जर्मन शब्द है और जिसका मतलब होता है शक्ति या पावर, ठीक है। और एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। अच्छा, ये हाइड्रोजन प्लस आयन क्यों दिया रहता है? अब ये कैटायन एनायन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस समय आगे जो देखे ना समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अभी समझो कि ये हाइड्रोजन आयन, ये एक, अब ये पीएच क्या है। अब पीएच का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं? पीएच स्केल पढ़ रहे हैं तो पीएच मान निकलता ही होगा। तो एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। और एच प्लस आयन को जैसे कि हम हाइड्रोजन के पावर 10 के पावर -5 लिखें, ठीक है। तो इसका पीएच स्केल मान कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अच्छा चलिए सर, मैंने लिख दिया 10 के पावर -7। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो पीएच स्केल 7 हो जाएगा। और ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अच्छा, ये क्या होगा? एसिडी होगा। एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो पढ़ रखा है, बट एक बार रिवीजन कर लेता हूँ कि ये जो न्यूट्रल होता है ये 7 होते हैं। और न्यूट्रल कौन से होते हैं? प्योर वाटर होते हैं। अब 7 से नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, पीएच स्केल जितना कम होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये नोट कर लो भाई, ठीक है। ये नोट कर लो कि पीएच स्केल जितनी ज़्यादा होगा वो एसिडिटी उतना ही कम होगा, और पीएच स्केल जितना कम होगा उसकी एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगा। समझे? ठीक इसी प्रकार से बेस के साथ भी है कि जितना जो पीएच स्केल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना कम होगा पीएच स्केल वो उतना ही वीक होगा। ये याद रखना। और यहाँ पे यही दिया गया है, एक नोट्स यहाँ पे याद रखना, इस पे सवाल बनेंगे कि बेस के पास भी, यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, केयर ज़्यादा, केयर पूर्वक, कि ये जो क्षारक के पास भी H प्लस आयन होते हैं। ऐसे तो बेसिक हम लोग कंसेप्ट थ्योरी पढ़े हैं कि बेस जो होते हैं OH आयन होते हैं, ठीक है, OH आयन होते हैं। और ये बेस एसिड जो होते हैं H प्लस आयन होते हैं, सबको पता होगा। बट कुछ कंडीशन होते हैं कि क्षारक के पास भी H प्लस आयन होते हैं और अम्ल के पास भी OH आयन होते हैं, लेकिन उनकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उनकी प्राकृतिक तय करती है। उसका नेचर क्या है वो तय करता है। और नेचर हमने एसिड बेस एंड साल्ट, किस प्रकार से एसिड में चेंज होता है, किस प्रकार कलरलेस रह जाता है, हम लोगों ने कल देख रखे थे वीडियो में, ठीक है। हाँ, तो इस पे ही सवाल है दोस्तों कि अम्ल और क्षारकों में आयनों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। तो एसिड ओनली हैव H प्लस आयंस एंड कंप्लीटली लैक ऑफ OH। अभी अपनी क्या पढ़ा? भी एसिड के पास भी OH आयन होते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बेस ओनली OH आयंस एंड कंप्लीटली H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन होते ही नहीं। अभी आपने पढ़ा कि बेस के पास भी H प्लस आयन होते हैं, तो ये तो गलती हो जाएगा। बेस अल्सो कंटेन, हाँ देखो अल्सो लिख रहा है ना कि क्षारीय के पास भी H प्लस आयन होते हैं। वट देयर नेचर, उसकी जो प्राकृतिक होती है उस पर ही डिपेंड करती है। ओवरऑल कंसंट्रेशन उसकी सांद्रता द्वारा तय की जाती है, तो ये सही हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन कंटेनर नाइदर H प्लस आयन और नॉर OH आयन्स। उदासीन विलयनों में ना तो H प्लस आयन है और ना ही OH आयन है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? बताओ। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है इधर है ना भाई। अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क, इफ द कंसंट्रेशन H प्लस आयन्स इन ए सॉल्यूशन इंक्रीज, व्हाट हैपेंस इट pH वैल्यू। मतलब ये जो फ्रेमवर्क के अनुसार यदि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता यानी कि मात्रा बढ़ती है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता जो बढ़ती है, पीएच मान उसका जो यहाँ पे देखना पीएच मान कह रहा है ना भाई,
क्या कह रहा है, पीएच मान। तो हमने पहले ही ये जो पेज देख रहे हो, यहाँ पे देखो कि H प्लस आयन कब होता था। H प्लस आयन जब नीचे की तरफ जाते थे, है ना, जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ जाते थे तो H प्लस आयन बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाते थे, 7 से आगे बढ़ते थे, ठीक है, 7 के आसपास रहते थे, तो H प्लस आयन कमते जाता है, यानी कि फिर वो OH आयन्स में बदल जाता है। तो यहाँ पे इसी पे रिलेटेड सवाल है, ठीक है दोस्तों, कि H प्लस आयन जो है इंक्रीज होता है तो पीएच वैल्यू पर क्या होगा। तो पीएच वैल्यू का मान जो है कमते जाता है। क्या होते जाता है भाई, पीएच वैल्यू का मान कमते जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखना पीएच का मान डिक्रीज होता। अब अगला जो देख लेते हैं, हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखते हैं पीएच स्पेक्ट्रम। आपने गैस्ट्रिक जूस का नाम सुना होगा। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है कम होता है, और जो जिसका पीएच मान कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार कहलाता है। नींबू का रस लेमन जूस 2.2 होता है, ये भी क्षारीय होता है, सॉरी एसिड होता है। शुद्ध जल जो कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। पीएच स्केल जो है 7.0 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। देखो OH आयन है तो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम की फैक्ट याद रखना कि मानव शरीर जो कि ह्यूमन बॉडी 7.0 से लेकर 7.8 के पीएच रेंज में जो है सबसे अच्छे तरह से काम करता है। ह्यूमन बॉडी का पीएच स्केल मान होता है। अब एक एक करके इस पे सवाल देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटा एसिड कहलाता है। जब आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड लेते हो, है ना, जैसे कि इनो वगैरह ये सब लाते हो ना भाई, तो वो क्या होता है, क्षार होता है। अब ये आपके एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल होते हैं। कल आपने पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपको पेट की न्यूट्रलिटी कैसे आती है वो भी समझेंगे। चलिए अब इस पे एक सवाल लगा लेता हूँ। कह रहा है सवाल कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाइस पीएच 10.0 ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर, हाउ इट्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन रियल लाइफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.0 होता है। इसकी क्षारीय प्रकृति के कारण वास्तविक जीवन में इसका उपयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, बताओ इसका प्रयोग हम किस रूप में करेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और पीएच वैल्यू कितना है भाई, 10.0। अब पीएच वैल्यू जितना बढ़ेगा उसका एसिडिटी कमेगा, लेकिन क्षारीयता जो है बढ़ती जाती है। क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती जाती है। और ये क्या कहलाता है, एक एंटा एसिड कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अभी आपने पढ़ा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों के पीएच मान के बढ़ते हुए क्रम को सही ढंग से दर्शाता है। अब बताओ भाई, पीएच का मान जो है ऑप्शन के अनुसार, तो लेमन जूस का कितना था, 2.2 था। गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा ही हो जाए, गैस्ट्रिक जूस का था ना भाई, यहाँ पे देख लो 1.2 था, गैस्ट्रिक जूस का 1.2 है, तो सबसे कम तो यही हो जाएगा। प्योर वाटर 7 होता है भाई। NaOH ये तो क्षारीय हो जाएगा, पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, एक ऑप्शन से निकल गया। उसके बाद 2.2 हो जाएगा, प्योर वाटर 7 हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 हो जाएगा। बढ़ते क्रम में हो गया भाई, ठीक है। चलिए अगला जो है कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि एसिड और बेस को हम लोग समझते हैं पीएच एंड OH आयन पे। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें एसिडिटी मतलब उसमें जो है एसिडिटी प्रायोरिटी रहती है। प्रायोरिटी बोले तो कि पीएच का मान जो है इसमें कम रहेगा, बट एसिडिटी तो ज़्यादा रहेगा। जिसका पीएच स्केल कम रहता है, एसिडिटी ज़्यादा रहता है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कार की बैटरी ले लो, वो एसिड होता है जिसमें फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एसिड है जो कि पीएच मान जिसका कम है वो एसिडिटी ज़्यादा रखता है। अब वीक एसिड में क्या होता है, वीक एसिड में होता है कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें भी वीक एसिड ही रहता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं पहले समझाता हूँ, रुक जाओ। इसको इस तरह से समझो कि जो पानी में पूरी तरह से घुलकर, ये जो दिख रहे हो पानी में पूरी तरह से घुलकर H+ आयन देता हो,
वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और वीक एसिड क्या कहलाता है? वीक एसिड वो कहलाता है जो पानी में पूरी तरह से ना घुले, जैसे कि वाइनेगर होता है, वो क्या कहलाता है? वीक एसिड कहलाता है। और ये पीएच स्केल मान 3 से लेके 6 के बीच में होता है, और इसका पीएच मान जो होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि पीएच स्केल जितना कम रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो वीक एसिड होते जाएगा। अब यहाँ पे न्यूट्रल सभी को पता है कि ग्लास जो प्योर वाटर रखे हुए हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इसका पीएच मान 7 होता है। इसमें कि एच आयन और ओ एच जो आयन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और वीक एसिड में क्या होता है कि H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं ओ एच आयन के तुलना में। अब यहाँ पे भी H प्लस सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वीक बेस कब कहलाता है? वीक बेस जैसे कि बेकिंग सोडा है, इसमें ओ एच आयन यानी कि जो एसिड बेसिक है, ठीक है, यानी कि क्षारीयता जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ओ एच आयन ये ज़्यादा दे रहे हैं और एच आयन कम दे रहे हैं, और इसका पीएच जो स्केल मान होता है वो 8 से लेके 11 तक होते हैं। और उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस 13 से लेके 14 तक होते हैं पीएच स्केल मान। और इसमें ओ एच प्लस आयन का जो है कम होता है, सबसे ज़्यादा ओ एच आयन होते हैं, ये फ्री होते हैं पूरा, ठीक है। ये पूरी तरह जो है घुल कर बहुत सारे अधिक जो है ओ एच आयन देते हैं। जैसे कि NaOH एग्जाम्पल में जो ड्रेन क्लीनर है, जैसे कि आप खिड़की वगैरह भी साफ करते हो, इसमें जो है OH की सांद्रता देखो सबसे ज़्यादा दे रही है, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और यहाँ पे पीएच स्केल और पीओएच जो है, OH यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये आप समझ रहे हो कि ये इधर जो H आयन होते हैं, एसिडिटी होते हैं, OH आयन होते हैं, वो बेस कहलाते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे कि लॉग दे देते हो, लॉग में मैंने लिख रखा था H के पावर -5 है, तो पीएच वैल्यू कितना हो जाता था? 5 होता था। तो ठीक उसी प्रकार है, इसका पीएच वैल्यू 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9, 8, 7, 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 है भाई, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पीएच वैल्यू। इस पे सवाल देख लेते हैं। चार्ट के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में वीक एसिड के उदाहरण के रूप में दिया गया है। वीक एसिड आपने क्या पढ़ा? वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं पाते हैं। क्या होते हैं? पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं पाते हैं। और इसमें जो है H प्लस आयन, ये जो H प्लस आयन है, वीक एसिड ही पूछा ना, H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं और OH जो है कम ही होते हैं। और पीएच स्केल 3 से लेके 6 के बीच में होते हैं। तो इसका हमने एग्जाम्पल दिया था वाइनेगर एसेटिक एसिड, जिसका पीएच वैल्यू 3 से लेके 6 के बीच में होता है। जिसका हो, ये सिर्फ इसका वाइनेगर एसेटिक एसिड का नहीं दे रहा हूँ, जिसका भी पीएच वैल्यू 3 से लेके 6 तक हो वो वीक एसिड कहलाता है। तो वाइनेगर हो जाएगा यहाँ पे CH3COOH। ओके, कंप्लीट है। अगला जो है, दिए गए चार्ट के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता के बीच क्या संबंध होगा? बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस की बात किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेस में OH की सांद्रता ज़्यादा होगी, किसके तुलना में? H प्लस आयन की सांद्रता की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे OH से बहुत अधिक होगा नहीं, H जो है AH नहीं होगा, OH इज मच ग्रेटर दैन, ठीक है, H प्लस आयन। सही है भाई, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो है कंसेप्ट एसिड रेन और डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले एसिड रेन बनता कैसे है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड NO2 जो भी ऊपर से गिरता है बारिश के रूप में, जो भी हो, जैसे भी हो, आपके इन्वायरमेंट में जब वर्षा होती है तो धूल कण भी ऊपर जाता ही होंगे। अब ये वर्षा जो गिरती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से टकराती है और फिर वो अम्लीय वर्षा बनाती है, तो उससे बन जाता है H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है HNO3, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आया HNO3। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना कि सॉइल जो होता है, मृदा जो होता है, वो अम्लीय हो जाता है। कब हो जाता है? जब क्षारीय डोलामाइट चूर्ण जो है
मिट्टी में डालकर उसको उदासीन किया जाता है, डोलामाइट पाउडर डालकर मिट्टी को उदासीन किया जाता है। पहले तो वो अम्लीय हो जाता है, किसके कारण? एसिड रेन के कारण। ठीक है दोस्तों, एसिड रेन के कारण जो है मिट्टी अम्लीय हो जाता है, बट उसको हम डोलामाइट पाउडर डालकर मृदा को न्यूट्रल करते हैं। डाइजेशन में देख लेते हैं कि ये जो इनडाइजेशन होने पर अत्यधिक HCl उत्पन्न होता है, यानी कि खाना नहीं पचता है, तो देखते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ज़्यादा जमा हो जाता है और आप यूनो वगैरह ये सब का इस्तेमाल करते हो, पेट में दर्द, जलन, पेन, इरिटेशन आ जाता है। अब इसके लिए एंटा एसिड का उपयोग करते हो, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH_2, जो कि अम्ल को क्या कर देता है भाई? उदासीन कर देता है। ओके, अब इसी पे सवाल हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के कि वायुमंडल में कौन सी गैस मुख्य रूप से H2SO4 और HNO3 बनाकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो अभी आपने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? नहीं। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय मृदा अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को उदासीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो डोलामाइट, अब इसमें नहीं दिया गया है अल्कालिन डोलामाइट पाउडर को मिलाया जाता है उसे न्यूट्रल करने के लिए। अगला जो सवाल है कि जब किसी अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है तो टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हो जाता है? भाई बताओ, ये सवाल बेहतर है ना? क्यों टेस्ट ट्यूब जो है बिकम हॉट एंड एसिड एंड वेस्ट आर मिक्स्ड? जब आप एक प्रकार के एसिड प्लस बेस दोनों को एक साथ मिला जाते हो तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और कल आपने पढ़ा था कि जब आप हाइड्रोजन और बेस को एसिड एंड बेस को मिलाते हो तो वो क्या देता है? पॉप साउंड देता है, और वो हाइड्रोजन हीट के रूप में निकलता है, और वही हीट एक्सोथर्मिक कहलाता है। और एक्सोथर्मिक के कारण ही जो है वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है? गर्म, ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसमें जो है बिकॉज द रिएक्शन ऑब्जर्व हीट फ्रॉम सराउंडिंग, बिकॉज हीट प्रोड्यूस एंड रिलीज ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सही जा रहा है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है, सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद सवाल इस पे करते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी कि लवण के प्रकार देखते हैं कि एसिडिटी सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। तो जो परवल क्षार अभी आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या पढ़े बड़ी? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बिग बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बिग बेस को आप एक साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? अम्लीय लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिडिटी सॉल्ट कहलाता है, जिसका न्यूट्रल जो मान हो जाता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्ट में क्या होता है? बेसिक सॉल्ट में आप जो है बिग एसिड लेते हो, बिग एसिड को रिएक्शन कराते हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बेस इसका क्या होगा? जो बिग एसिड नहीं कहलाकर ये बिग स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, और ये इसका मान pH 7 से अधिक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर CH3COON। ठीक है, उदासीन अम्ल न्यूट्रल साल्ट है, जिसमें न्यूट्रल साल्ट में आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक साथ मिलाते हो, अभी आपने पढ़ा, और जो कि pH का मान के 7 के बराबर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक साथ मिलाते हो, पानी में जब मिलाते हो तो आपने देखा होगा ये न्यूट्रल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों सेम रहते हैं। अब जिसके पास ताकत सेम रहता है तो ड्रॉ हो जाता है कि नहीं? दोनों के पास ज़्यादा ताकत है तो ड्रॉ हो गया। अब इसके पास जो है ए के पास ज़्यादा है, बी के पास कम है पावर, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बिग बेस है, तो क्या कहलाता है? जीतेगा ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार में इसको भी देख लेते हैं। ये जो है बी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो है बिग एसिड है। अब ये बिग इसमें पहले से लगा है तो पहले ही बिग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस जो है जीत जाएगा, यानी कि ये जो है परवल क्षारीय कहलाता है। अब इस पे सवाल कर लेते हैं
सवाल है कि नहीं इस पे भाई? अच्छा है भाई, चलो सवाल तो है। बताओ कि अकॉर्डिंग टू टेबल एंड एसिड साल्ट अम्लीय लवण इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तालिका के अनुसार एक अम्लीय लवण किसके संयोजन से बनता है? और यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बोला है। और ये पहले लिख लो आप या फिर रिमाइंड करो, एसिडिक सॉल्ट कब बना था? जब स्ट्रॉन्ग एसिड था और बिग बेस था ना भाई, बिग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बिग बेस था। यहाँ पे देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड और बिग बेस, तो क्या बना? एसिडिक सॉल्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बिग बेस। निम्नलिखित में से कौन सा लवण स्ट्रॉन्ग एसिड और परवल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया से बनता है? तो आपने अभी देखा था ये न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्शन कराने पर ये जो है क्रिया होती है न्यूट्रल कहलाती है, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड था और कौन था? पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा भाई। अगला जो है, अब इसमें क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होता है ये हमको अच्छे से समझना है भाई। ठीक है, क्लोर अल्काली प्रोसेस को समझने से पहले क्लोर क्या होता है, ठीक है, और ये क्षार क्या होते हैं वो देख लेते हैं। क्लोर जो है Cl2 से बनता है। इसमें क्या होता है? क्लोरीन होता है, Cl2 होता है, क्लोर इसलिए कहा जाता है। अच्छा, ये क्षार जो है NaOH, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्काली है। क्या भाई? अल्काली है, यानी कि तो क्लोर और अल्काली प्रोसेस इसी दोनों से मिलके बना है, यानी कि क्लोरीन और क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं। अब आइए, सबसे पहले आप जल ले लेते हो, ठीक है, उसमें ब्राइन का उपयोग किया जाता है। ब्राइन यानी कि ब्राइन मतलब नमक, ठीक है, NaCl क्या हो जाएगा? NaCl। और इसको रिएक्शन किससे करवा रहे हो? जल से। जल एक क्या कहलाता है? सांद्र कहलाता है, घोल, सांद्र घोल। अब क्या करना है कि प्रोसेस करना है भाई। प्रोसेस तो अब करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है कि इस पे एक एनोड लो, एनोड में आता है पॉजिटिव, और एक कैथोड लो, एक होता है नेगेटिव। एनोड पे ध्यान देना कि एनोड पे यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ पे क्लोरीन। और कैथोड पे H2, जो कि अब अलग अलग रूप में उपयोग किया जाता है। एनोड पे जो क्लोरीन निकलती है वो वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, PVC में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपने अभी देखा, क्लोरीन गैस जो निकलती है उसका उपयोग जल उपचार में, PVC में कीटाणुनाशक के रूप में। उसके बाद देखते हैं ये कैथोड पे, कैथोड पे जो निकल रहा है H2 गैस, इसका उपयोग आप ईंधन के रूप में कर सकते हो, अमोनिया में रूप खाद्य के लिए करते हो। ठीक है, ये कैथोड के रूप में होता है प्रयोग। और कैथोड के पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनता है। ये साबुन, कागज का उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। यहाँ पे देख रहे हो ये जो घोल बन गया नीचे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, साबुन और अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना सब समझ में आया? अब पहले यहाँ पे सवाल रिलेटेड इससे देख लेते हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में विद्युत अपघटन के दौरान क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्रमशः किन इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होते हैं? तो क्लोरीन जो था एनोड पे उत्पन्न हो रहा था, और हाइड्रोजन जो था किस पे उत्पन्न हो रहा था? कैथोड पे उत्पन्न हो रहा था भाई, यही पूछा है। क्लोरीन एट कैथोड नहीं, ये तो हाइड्रोजन था। बोथ आर प्रोड्यूस नहीं, क्लोरीन एट क्लोरीन एट एनोड और हाइड्रोजन एट कैथोड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है हम लोग इससे केमिकल कंपाउंड्स ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बेकिंग सोडा देख लेते हैं। बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOlCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, केमिकल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? ये शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। अब बुझा हुआ चूना क्या होता है भाई? CaOH के सफिक्स 2,
बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOF, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, गैस के साथ प्रक्रिया करवाओगे, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। और इसका हम प्रयोग सूती कपड़ों के विरंजन यानी कि उसके रंग को निकालने में करते हैं, उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करते हैं, पीने के पानी को साफ करने के लिए करते हैं, उसको जर्म फ्री बनाने में भी प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अब ये जो है बनता कैसे है सोडियम बाइकार्बोनेट? तो सबसे पहले आपको NaCl लेना पड़ता है, सोडियम क्लोराइड, उसको रिएक्शन करवाते हो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको क्या खा सकते हैं या नहीं? नहीं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो है अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में केक को मुलायम और स्पंजी बनाने में भी किया जाता है, यानी कि खा रहे हो आप भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, अगला जो है हम लोग देख लेते हैं टॉपिक। अच्छा, इससे सवाल जुड़े सवाल है भाई, कर लेते हैं पहले। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? अच्छा, अभी आपने पढ़ा ना, विरंजक चूर्ण पे किस गैस का प्रवाहित की जाती है? तो क्लोरीन। केक को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है? बिकॉज इट एक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम बैटर, बिकॉज इट रिलीज ऑक्सीजन गैस ऑन हीटिंग, बिकॉज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो यहाँ पे देखो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 चारों को मिलाए तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना, जो कि स्पंजी बनाने में, केक को मुलायम करने में और गर्म करने पर ये कौन सी गैस निकल रहा है? तो CO2 गैस निकलता है, क्योंकि गर्म करने पर ये CO2 गैस छोड़ता है, इसलिए जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है इसमें। धोने का सोडा देख लो भाई, बासिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पॉप कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में पॉप। फॉर्मूला इसका होता है बासिंग सोडा का Na2CO3 10H2O। सरफ वगैरह भाई, जो कपड़ा आप लोग धोते हो, इसमें 10 जल के अणु वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, होते हैं। अब ये जो जल है, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में, जैसे कि साफ सफाई और कांच साबुन उद्योग में प्रयोग किया जाता है बासिंग सोडा का। अब ये रिएक्शन करवाया किसको? फॉर्मूला जो है वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, H2O हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहा है, यानी कि CO2 को इसमें भी रिएक्शन करवाया NaHCO3 को। अब इसमें सवाल बनेगा इसको भाई कि किसके कठोरता को दूर करता है? जल की स्थायी की कठोरता को, परमानेंट हार्डनेस को भाई ये दूर कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में समझो कि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। जैसे कि आप लोग पैर वगैरह का एक्सीडेंट वगैरह में जब टूटता है तो हॉस्पिटल में जाते हो, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पैर में लगा देता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। अब ये बनता कैसे? जिप्सम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह जल के अणु को त्याग देता है। ठीक है, पूरा एकदम सूख के पपड़ी हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसे करके पैर में लगा देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने, खिलौने बनाने और सतह को चिकना करने में उपयोग किया जाता है। आइए रिलेटेड सवाल PYQ कर लेते हैं। धोने के सोडा, वाशिंग सोडा के सूत्र इकाई में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं भाई? 10। आपने अभी देखा, तब ना कहते हैं पढ़ते रहो, 10 जल के अणु होते हैं। नोट्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से धोने के सोडा, वाशिंग सोडा का एक प्राथमिक उपयोग हुआ है? तो टूटी हड्डियों को सहारा देना, खिलौने को चिकना करना, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करना। ये तो नहीं है भाई, जल की कठोरता को तो ये वाशिंग सोडा करता है ना, तो ये तो होगा नहीं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वाशिंग सोडा के बारे में ही पूछा गया है, मैंने सोचा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया, सॉरी। वाशिंग सोडा का प्राथमिक उपयोग होता है, प्राथमिक रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़े सवाल की रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या होता है?
अभी आपने पढ़ा हाफ H2O उसमें रहना चाहिए, ठीक है, देख लो भाई, विश्वास नहीं है तो, है ना, हाफ H2O। और ऑप्शन में एक ही दिया गया है, नहीं भी याद रहेगा तो ये आप लगा सकते हो, कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एट 373 केल्विन। 373 केल्विन के तापमान पर किस पदार्थ को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है? जिप्सम को तैयार किया जाता है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो ये तैयार हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यूपी टेट या बीपीएससी टीआरई 4.0 की रिवीजन करना चाहते हो या फिर प्रीमियम बैच जुड़ना चाहते हो तो हमें जो है मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 6201110788। कमेंट बॉक्स में भी लिंक कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। उसमें क्या मिलेगा दोस्तों स्पेशल, आपको ये जो पढ़ाता हूँ PDF आपको हूबहू जो है डिजिटल नोट्स मिल जाएगा, और PYQ के सवाल वहाँ पे होते हैं, ठीक है, MCQ के रूप में वहाँ पे PDF में मिल जाता है जो भी अभी लेटेस्ट में सवाल है, और सारे नोट्स जो है फ्री में वहाँ पे मिलते हैं, चाहे EVS के हो गए हैं, CDP के हो गए हैं, हिंदी के हो गया, पेडागोजी, सारे पेडागोजी का नोट्स वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।